कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से हम आपको वो बताते हैं जो कोई नहीं बताता और बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और आज बात हम पाकिस्तान की करेंगे। मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले मेजर गौरव आर्या साहब हमारे साथ हैं। दुनिया भर में उनकी बातें सुनी जाती हैं और मुझे उनका परिचय देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं रोज़ की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। आज पाकिस्तान की हम बात करेंगे और पाकिस्तान क्या टूटने वाला है, क्या बलूचिस्तान अब एक अलग देश बनेगा पाकिस्तान से अलग होकर, इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं पहले शुरुआत में एक कैविएट देना चाहता हूं। आमतौर पर हमारे यहाँ भारत में हम लोग कई बार पाकिस्तान की बात करते हुए, समीक्षा करते हुए अति उत्साह में ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि पाकिस्तान अब टूटा, पाकिस्तान तब टूटा, अरे अब तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, इसके 4 टुकड़े होकर के रहेंगे। पाकिस्तान एक देश है, उसके पास एक फौज है और अभी तक 70 साल से वो किसी ना किसी तरीके से चल तो रहा ही है। तो आज जो हम बात करें वो प्रैक्टिकल बात करें, ताकि वहां की असलियत आपको पता चले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए आज बलूचिस्तान से जब हम कहानी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो प्रेमाइस हमारा ये है आज की चर्चा का कि बलूचिस्तान आज़ादी की राह पर अब चल पड़ा है। आज़ादी की राह पर अब उसका सफ़र शुरू हो गया है। अब यहां से कितना वक्त लगेगा अभी चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ बलूचिस्तान में कि हम ये बात आपसे कह रहे हैं, इसकी चर्चा आज होगी। मेजर साहब, अभी वो ट्रेन वाला जो बीएलए ने वहां पर हमला किया, जी, उसके बाद से पाकिस्तान में जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये कि अब वो एक डायरेक्ट एक्शन टाइप का कुछ शुरू वहां पर करने वाला है बलोचों के खिलाफ। जैसे इनका वो एक पेशावर में आर्मी स्कूल में हमला हो गया था, तालिबानियों ने किया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सैनिक ऑपरेशन चला। तो ऐसा कुछ वो बलूचिस्तान में करेगा। एक्चुअली ये जो मैंने आपको लाइन दी ना, ये इन्हीं की दी हुई है कि अब बलूचिस्तान आज़ादी की राह पर चल पड़ा है। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपने बोला कि जिस तरीके से इंडियंस देखते हैं फिर वो भविष्यवाणियाँ करते हैं। अगर आप इंडियन चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको बलूचिस्तान ना सॉलिड, ये जो पाकिस्तान है, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान ना आपको सॉलिड दिखेगा ना लिक्विड। इट्स लाइक जेली। आपको कन्फ्यूजन है ना, ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, ये हिल रहा है, तो अभी गिरा तब गिरा। वो पाकिस्तान का एक नेचर है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि इसलिए शुरू हो गया बिकॉज फाइनली दे हैव गॉट अ फेस। किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल का, किसी भी आज़ादी की लड़ाई का एक फेस होता है। जैसे हमारा फेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भारत का, मैं मानता हूँ। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका के। तो हर एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक फेस होता है, एक लीडर। बलोच आज़ादी में कई सारे लोग आए। वो मरी थे, वो मेंगल थे, वो नवाब अकबर बुख्ती थे जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने मरवा दिया। ये सारे के सारे लोग तो थे, लेकिन कभी एक ऐसा फेस नहीं आया जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। अब आई हैं डॉक्टर मारंग बलोच, जिनको अरेस्ट करके ले गई है पाकिस्तानी फौज। शी इज द फेस बिहाइंड विच एवरीबडी इज रैलिंग। सब उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। एक फेस मिल गया और इसलिए मुझे उम्मीद है, इसलिए नहीं कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे अटैक कर दिया, ये बीएलए के लिए बड़ी बात नहीं है। कल फिर जाफर पे अटैक कर देंगे वो, या पाकिस्तानी किसी कोर हेडक्वार्टर में अटैक कर देंगे बलूचिस्तान में। वो कोई बड़ी बात नहीं है बीएलए के लिए। बड़ी बात था एक फेस लाना। नाउ इट हैज टेकन अ वेरी सीरियस इंटरनेशनल पॉलिटिकल टर्न। अच्छा, हाँ, आप बलूचिस्तान देखिए, आपको पता है कि 44% ऑफ पाकिस्तान का लैंड मास है और पॉपुलेशन सबसे कम है। जितने भी सूबे हैं उसके, जितने स्टेट हैं, सबसे कम, जी बिल्कुल, ना के बराबर उसकी पॉपुलेशन है। आप बलूचिस्तान में जो करें किसी को कुछ पता नहीं लगता। फोन काम नहीं करता, 4G लिख के 2G आता है वहां पे। ये सारे के सारे गेम वहां पे होते चले आए हैं। डिसअपियर लोग हो गए, कोई कहते हैं 50,000, कोई कहते हैं 30,000, कोई कहता है 10,000, लेकिन लोग गायब हुए हैं हजारों की मात्रा में। पॉइंट यह है कि पहली बार आपको एक पॉलिटिकल फेस मिला है जिसको सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अ फेस दैट एवरीबडी इज रैलिंग अराउंड विद। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना बहुत डरा हुआ है, खासतौर से पाकिस्तान की फौज। जो आप बात कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन की, मुझे ऐसा लगता है ईद के बाद शुरू होगा। अच्छा, हाँ, और इसलिए लगता है मुझे कि जब गए हैं शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर मिलने के लिए, दे वेंट टू सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरब में जाके क्राउन प्रिंस से मिले हैं। क्राउन प्रिंस के बगल में क्राउन प्रिंस का डिफेंस मिनिस्टर बैठा था। उस मीटिंग में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था ही नहीं, ना सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर था। ये हार्डकोर मिलिट्री बात करने गए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं और उनसे पैसे लेने गए हैं। क्योंकि देखिए, परेड आपने अपनी ना छोटी करवा दी, क्योंकि आपके पास
पैसे नहीं थे और आपको लग रहा था कि वहां पे मस्जिद ब्रिगेड आ जाएगी, तो आपने बोला कि अपने राष्ट्रपति भवन के आसपास परेड करवाते हैं, उसी के अंदर वहीं पे सलूट वलूट होकर सलामी शस्त्र कर देंगे, वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, वहीं पे सरदारी स्पीच दे देगा। ना रिस्क है ना खर्चा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे हैव गॉन टू आस्क फॉर मनी एंड दे हैव गॉन टू आस्क फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि मुस्लिम में लड़ाई होने वाली है और ईद के बाद ये लोग एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान ने अपना एक मंत्री भेजा है काबुल इस वक्त बात करने के लिए। वहां गया हुआ एक जी कि आप शांत रहिएगा, बम फटने वाला है प्लीज आप, क्योंकि अगर ड्यूरेंट लाइन खुल जाती है और वहां से पश्तून भी आ जाते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल। ओके। तो ये सऊदियों को और तालिबानियों को मैनेज इन्होंने किया, करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन अब बलोचों के खिलाफ चलाने वाले हैं। जी, सिंपल भाषा में कत्लेआम करने वाले हैं। सिंपल भाषा में ये आम लोगों को मारेंगे। इन्होंने अभी 12-13 साल के बच्चे के छाती पे गोली उतार दी पाकिस्तानियों ने। देखिए इनका जो जोर चलता है ना, वो महरंग बलोच और जो बच्चे होते हैं 11-12 उनको गोलियां मारते हैं। ये बीएलए से लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। आप बोले तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भिड़ जाए, ये वाली फौज नहीं है। ये तो है, ये मंजूर पश्तीन को जेल में डालने वाली, उसको कोड़े मारने वाली फौज है। जो आपको मासूम मिल गया, जो आपको ऐसा मिल गया जिसका जो निहत्ता है, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको मारने वाली फौज। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी लोगों में अंदर एक उत्सुकता है जानने की कि ये जो बीएलए है जिसने इतना बड़ा हमला किया, ट्रेन ही हाईजैक कर ली और उनके वो दावा करते हैं कि उन्होंने 90 लोग मारे, फौजी मार दिए पाकिस्तान के। 18 तो पाकिस्तान मानता है कि उस ट्रेन हमले में उसके फौजी मरे थे। इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या ये पाकिस्तानी फौज को टक्कर दे सकता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आपने बात कही बड़ी सीरियस बात है कि एक पॉलिटिकल फेस मिल गया फ्रीडम स्ट्रगल का मारंग बलोच में। अच्छा, उनकी कहानी भी वैसी है, जिनके लिए वो लड़ रही हैं अपने लोगों के लिए। इतने हज़ारों लोग गायब कर दिए वहाँ पाकिस्तान की फौज ने, उनके अपने पिता गायब कर दिए, उनका नहीं पता चला, उनके भाई को उठा लिया था। मैं भी पढ़ रहा था, फिर उन्होंने बहुत एजिटेशन किया, बहुत प्रदर्शन किए, तो एक साल के बाद जा करके उनके भाई को शायद वापस लौटाया था। तो ये तो वहाँ आम बात है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन क्या जिन्होंने आपने मंडेला साहब का जिक्र किया, जॉर्ज वॉशिंगटन का जिक्र किया, ये सब नायक थे अपनी आज़ादी के, क्या बलूचिस्तान उस स्तर पर पहुंच रहा है? देखिए, वो तो पता नहीं, लेकिन एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का जन्म ही कहें जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ हुआ, कभी कोहेसिव नेशन के रूप में वो रहा ही नहीं। आप ईस्ट बंगाल को देख लीजिए, ईस्ट बंगाल की जो हालत थी, वो जब एक्शन हुआ वहाँ पर आर्मी एक्शन हुआ, उससे पहले तक ये लगता था अलग हो जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब बातें चलती थी जो आज बलूचिस्तान के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बांग्लादेश का हुआ वही बलूचिस्तान में भी हो जाएगा, लेकिन उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। सवाल यह है कि एक वाक्य आपने इस्तेमाल किया कि भाई पाकिस्तान एक देश आखिर है, उसके पास एक सेना है, लेकिन उल्टा कहा जाता है कि एक सेना है जिसके पास एक देश है। तो वहां सेना पर भरोसा नहीं है। अभी 2 साल हुआ या 3 साल हुआ जब फौजियों के घर पर हमला किया था आम लोगों ने, तो फौज पर से अगर आम लोगों का उस देश के भरोसा उठ जाए तो आप समझिए कि क्या हालत होगी। दूसरा, पाकिस्तान की जो है वो आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है, जिस हालत में है। सऊदी अरब पैसा मांगने तो इसीलिए गए ना कि आपके पास पैसा है नहीं, आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पैसा दे, कोई और हथियार दे, तब आप लड़ पाएंगे। और फिर जो बलूच हैं उनकी कोई मदद के लिए ना आए, इतनी शर्तों के साथ आप लड़ना चाहते हैं। तो और जो ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ, आप उसको बहुत बड़ा न भी माने तो भी आप देखिए कि एक देश की सेना, उसको सीधी चुनौती थी वो, और उस पर क्या रिस्पांस था उनका, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरा, उस ट्रेन हाईजैक से ये भी पता चलता है कि बलूच जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसकी इंटेलिजेंस, अब कौन कौन मदद कर रहा है पता नहीं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी, कितने फौजी आ रहे हैं, किस किस रैंक के हैं, ये सब जानकारी उनके पास थी। और पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पाई। तो जिस देश को पर आपने 1948 में जबरन कब्जा किया, तो वहां असंतोष की आग तो कभी बुझी ही नहीं। ठीक बात कही मेजर गौरव आर्या ने कि अब उनको एक फेस मिल गया, उनको एक लीडर मिल गया है। किसी भी आंदोलन की, किसी भी विद्रोह की बात करें आप,
या फिर सामान्य स्थिति में किसी संगठन की, किसी सेना की अगर लीडरशिप है, स्ट्रांग लीडरशिप है, विल पावर की है और उसकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, वैसे इन मेहरंग बलोच ने, जिनको अब कैद किया हुआ है, इन्होंने भारत से मदद मांगी है, उनका स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि हमारी मदद करे इसमें भारत। वो लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज करे भारत हमको, इंडिपेंडेंट नेशन मान ले इजराइल जो है उसको जो है रिकॉग्नाइज करे, और भारत से मदद मांगते ही रहे हैं। और एक समय तो भारत का नेटवर्क बहुत अच्छा था, वो भारत के ही जो है हुक्मरानों ने उसको ख़त्म किया, वरना एक समय तो रॉ का बहुत स्ट्रांग नेटवर्क था। वो सब ध्वस्त हुआ, कैसे हुआ इतिहास में सबको मालूम है। अभी जो हमला हुआ, वैसे देखिए पाकिस्तान में तो अगर वो सुतली बम भी फटे तो वो कहेगा कि यह भारत ने कराया है, रॉ ने कराया है। पाकिस्तान में जो भी हो उसके लिए पाकिस्तान और उसकी फौज के अलावा सब जिम्मेदार है। तो अब ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ तो उस पर भी पाकिस्तान की सेना ने और वहाँ की मीडिया में चल रहा है कि ये तो इंडियन मीडिया को आप देख लीजिए, वहाँ जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी और हम लोग कितने खुश थे कि वहाँ पर ये हमला हो गया, इससे पता लगता है कि इसके पीछे भारत था। और ये बैठे हैं यहाँ मेरे सामने मेजर गौरव आर्या साहब, इनका एक ट्वीट निकाल कर, पाकिस्तान की सेना ने सर इनका ट्वीट निकाल करके दिखाया दुनिया को। देखिए भारत का एक पूर्व मेजर जो है उसने लिखा था कि कश्मीर में शांति का रास्ता बलूचिस्तान में शांति से होकर के गुजरेगा। यही इतना ही लिखा था ना आपने? मैंने यही लिखा। इन्होंने पहले मेरे ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि आपने करवाया। इन्होंने जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पे बलोचों ने अटैक करा था, कह रहा था यही है कलेश की जड़, इसी ने प्लान करा था। वो लोग अपने टेलीविजन पे बोल रहे हैं जरदारी मुझे ट्रोल कर रहा है। अब आप प्रेसिडेंट हैं, आप थोड़ा ना किसी को ट्रोल कर सकते हैं। जरदारी ट्रोल कर रहा है, जरदारी ट्रोल कर रहा है। जरदारी कहता है कि रॉ का एजेंट है, यही धमाके करो। जरदारी का मेरे पास मेरे फोन पे वीडियो है जरदारी का, आसिफ अली जरदारी जो उनका राष्ट्रपति है उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है मेजर, मैंने बोला कि जरदारी ने भंड मारा, कह रहा मैंने कोई भंड नहीं मारा, मेजर झूठ बोलता है, यही है कलेश की जड़, यही करवा रहा है। ये ऐसे मैं दे रहा हूं। पॉपुलर हो सर आप पाकिस्तान में? पॉपुलर नहीं था, बट एक चीज दीपक जी के पास आप जाइए, उसके बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दीपक जी के बाद, देन आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो ये बलूचिस्तान का जो मामला है अब बढ़ गया क्या बांग्लादेश की राह पर? देखिए, मैं दो चीज़ों को बड़ा डिफाइनिंग मानता हूं। एक तो मेहरंग बलोच की लीडरशिप और जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ, और उसके बाद जो अगले 1 या 2 दिन बाद जो हुआ जिसमें उन्होंने 90 फौजी एक आत्मघाती हमले के अंदर मार दिए। ये 2 बड़े डिफाइनिंग चीज़ें थी जिसने बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान ला दिया है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे क्या मैं हिंसा को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से बलूचिस्तान में पिछले 75 साल से वहाँ की बच्चों पर, वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के बेटों पर, वहाँ के जो हुक्मरान थे उन पर जो अत्याचार किए थे, तो कभी तो वो दर्द निकलेगा ना। तो आज वो दर्द निकला है। और दूसरा, अभी मैं जस्ट एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि मेहरंग बलूच को मार न दिया जाए, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों कुछ भी सकते हैं। और पाकिस्तान की सेना इतनी फुकरी है, इतनी फालतू है, इतनी डिस्क्रेडिटेड है कि मैं उसके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता हूं। वो मैं बताऊं, उसमें कुछ बंच ऑफ जोकर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। एक ने पापा जोन्स पिज्जा बना लिया, एक ने क्या बना लिया, दुनिया भर पे। पापा जोन्स पिज्जा एक वहाँ के जनरल है ना, उनकी कंपनी है, बाजवा, जनरल बाजवा। वो पर ये वाले बाजवा नहीं, दूसरे वाले बाजवा, दूसरे वाले बाजवा, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा। और आसिम सलीम बाजवा से लेके जितने भी है ना, इनकी दुनिया भर में हर जगह तिजारत है, व्यापार है। ये पाकिस्तानी आम जनता का पैसा लूटते हैं, खाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। सबके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, सबके सर, यूरोप, अमेरिका, दुनिया के हर जगह पे, और ये अपना रिटायरमेंट प्लान लेके जाते हैं, तो फिर हुड भी होते हैं। तो वस्तु स्थिति अगर मैं बलूचिस्तान की कहूं, अगर बलूचिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती तो आज शायद वो बहुत ज़्यादा बेहतर हालात में होता। बलूचिस्तान जिस तरह से एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, और एक तरफ पाकिस्तान का वो पूरा का पूरा क्षेत्र उसके पास है। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये बहुत डिफाइनिंग फेज़ है पाकिस्तान की आर्मी का भी, जिसके पास एक पूरा का पूरा देश है, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्होंने, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट के जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके अंदर बलूचिस्तान का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठा है। तो मैं ये सब पहली बार डिफाइनिंग फैक्टर है बलूचिस्तान के। मेहरंग बलोच ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, ये गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने कहा कि आप फिलिस्तीन का मुद्दा तो पूरी दुनिया मानती है और सारा इस्लामिक जगत जो है वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको यहूदी मार रहे हैं।
हमें क्या मतलब हमारी तकलीफ क्यों नहीं दिखती? सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही मार रहा है हमको। प्रॉब्लम ये है। ये तो है। अब आप देखिए, इसलिए हमारा मारा जाना जायज है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। सर, सऊदी अरब ने यमन में 3 लाख बंदे मार दिए, किसी को पता ही नहीं, मार दिए उसने 3 लाख। वहां पे तो 40-50 हजार में गाजा में ये लोग हल्ला कर रहे हैं, 3 लाख बंदे मार दिए। क्या कर लिया किसी ने? किसी को पता ही नहीं। ऑब्जेक्ट करना दूर की बात है। जो मुद्दा मैं कहना चाह रहा था ना, कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला जो दीपक जी ने अभी बताया, दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये मैं कोई जो वर्ड मैं सिविलियन यूज कर रहा हूं, आई डोंट मीन टू यूज इट इन अ नेगेटिव मैनर, बट ये सब चीजें फौज में सिखाई जाती हैं। हम लोग एक स्क्वाड पोस्ट बोलते हैं जहां पे लोग बैठते हैं, वहां पे उस्ताद सिखाता है कि हथियार ऐसे चलता है, इस हथियार में रोक पड़ती है, ऐसे पड़ती है, इससे शिस्त जो होती है एम ऐसे ली जाती है, जब आपके ऊपर फायर होता है तो आपको ऐसे करना है। फिर उसको ग्राउंड पे प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वो फायरिंग रेंज पे प्रैक्टिस होती है। ये अगर किसी को ये लगता है कि 8-10 या 100,000 बलोच युवक जो परेशान हो गए पाकिस्तान से और AK-47 क्योंकि आराम से मिल जाती है लेकर पहाड़ में चले गए, नो। मुझे ये भी है कि इवन इन बलोच रेजिमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, अगर बलोच उसमें माइनॉरिटी में है, ज्यादातर वहां पे पंजाबी हैं, इवन इन बलोच रेजिमेंट बलोच कम है, मुझे लगता है कोई ना कोई तो गया है, बिकॉज दिस इज अ हार्डकोर मिलिट्री। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है। अच्छा। आप नहीं सर, आप किसने आपको सिखाया? उन्होंने क्या करा कि टनल नंबर 8 पे गया, आपने ब्लास्ट करा, आपने साइट पिक करी, आपने अपने स्नाइपर लगाए, आपने हर जगह अपने बंदे, ये तो क्लास में बैठ के फौज में सिखाया जाता है हमें। वी आर टॉट दिस। जब हम एम्बुश करते हैं, हमें एम्बुश सिखाया जाता है, रेड सिखाई जाती है, क्लासरूम के अंदर बैठ के प्रॉपर आप नोट्स बनाते हैं। बीएलए का ऑपरेशन प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन था। दिस इज अ हार्डकोर मिलिट्री ऑपरेशन सर। तो इनको ट्रेनिंग कहां से मिल रही है, सवाल ये? मैं तो कह रहा हूं कि बलोच रेजिमेंट के लोग हैं इसके अंदर। दीज आर एक्स पाकिस्तानी आर्मी पीपल। चाहे बलोच रेजिमेंट के अंदर 10-15% बलोच हो, 85% पंजाबी हो, मैं मना नहीं कर रहा, यही है सच। बहुत कम है, लेकिन वो कम, दोज आर मोर देन सफिशिएंट टू लीड एंड प्लान एन ऑपरेशन। अच्छा, वो कहेंगे इंडिया कराता है सब कुछ। अब हम यहां से जाकर के वहां उनको मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते? हमारी कोई सीमा थोड़ी लगती है। बांग्लादेश था, हमारे साथ बॉर्डर पर था, ठीक है, इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को मदद की थी, समझ में आती है बात। यहां तो हम वो नहीं कर सकते, तो उनको उनके आजू बाजू और कौन लोग हैं? एक ईरान है, एक अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान पर वो लोग खूब डाउट करते हैं कि ये करवा रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के तालिबान से इतने अच्छे राब्ते हैं, इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर बना रखे हैं। और हाँ, देखिए एंड में तो करने वाले आप ही है ना। आप नहीं समझ रहे, एंड में तो करा आप ही ने, करना ही है। हाँ। शक की सुई आप पे जा रही है। अरे बीएलए वाली बात जब मैं आपसे कह रहा था ना कि बीएलए की स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैंने पढ़ा कि 6,000 से लेकर 10,000 उनके पास माना जाता है लड़ाके हैं। जी जी। हथियार तो ठीक ठाक उनके पास हैं। जी जी, बिल्कुल ऑपरेशंस में दिखाई देता है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी के सामने तो कुछ नहीं है ना। नहीं अगर वैसे बात संख्या की नहीं होती, जज्बे की होती है। पाकिस्तान अब उस फौज को आप क्या कहेंगे? करगिल में जो आपके मारे गए आर्मी के लोग, उनकी आप डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्मी दुनिया में किसी आर्मी ने नहीं की होगी जी। तो उस आर्मी के जवान का, अफसर का मॉरल क्या होगा? लेकिन सर उसकी बर्बरता का भी तो कोई सानी नहीं है ना। अभी मुझे ये बता रहे थे कि उसने अपने ही लोगों पर, बलोचिस्तान को अपना ही सूबा मानता है, लेकिन जो मेरे सामने बात कही, उन लोगों को मारते हैं जो कमजोर हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जो मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतने बर्बर हैं, वो क्रश करना जानते हैं, कुचल दो, खत्म ही कर दो, जड़ से हटा दो। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो अभी सर ने बोला, एरियल स्ट्राइक की मुझे बात बता रहे थे, कहां से? नॉट ओनली एरियल स्ट्राइक, चलो एरियल स्ट्राइक, मीडियम आरटी आपने छोड़ दी उनके ऊपर, हेलीकॉप्टर गन से, वो तो एक बात है, वो एक बात है, उसको छोड़ दीजिए। ये हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं गांव में, अगर किसी को एक एग्जाम्पल बनाना है कि देखो तुम्हारे साथ भी यही हशर होगा, पता है क्या करते हैं? जिंदा आदमी को लेकर हेलीकॉप्टर पे और ऊपर 3,000 फुट से उस जिंदा आदमी को नीचे उसके गांव में फेंक दिया। उसी के गांव में। हाँ, ये पाकिस्तानी आर्मी करती है बलूचिस्तान में, दे डू इट। और जो आपका सवाल था कि क्यों पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये कुछ भी नहीं है, एक तो बात सही है, जज्बे वाली बात। दूसरी बात है कि आप किसी के घर में जाके उससे नहीं लड़ सकते। अमेरिका अफगानिस्तान में क्या है? तालिबान कुछ नहीं है अमेरिका के सामने। 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, अमेरिका छोड़ के चला गया, वियतनाम में हारा, कोरिया में हारा। हमने अपने ऑब्जेक्टिव मीट करे ऑपरेशन पवन श्रीलंका में, लेकिन इंडियन आर्मी को बहुत कैजुअलिटी सहनी पड़ी इन श्रीलंका। यू कैनॉट गो टू अनदर, मैं आपके घर में आके नहीं लड़ सकता आपसे, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है।
वो उनका घर है, बलोचों का घर है, पहाड़ उनके, झरने उनके, पेड़ उनके, पत्थर उनके, खलियान उनके, दे नो द। ये बात तो सही है। मतलब मिलिट्री में कॉन्सेप्ट है, मेरे साहब एग्री करेंगे भाई, टेरिटरी होल्ड आप अगर कर सकते हैं तभी वो आपकी है। टेरेन होल्ड आपको टेरेन होल्ड करनी है, दैट इज द प्राइम फोकस। काम ही वही है, टेरेन होल्ड करना। अब वो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है बलूचिस्तान, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फॉरन आपको एक अंदाजे के लिए, हमारा जो कश्मीर है वो 40-42 हजार स्क्वायर किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। वो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कैसे पाकिस्तान की फौज उसको कंट्रोल करेगी? कितने लोग लगाएगी? कहां लगाएगी? भाई इन्होंने 9-10 में एक ऑपरेशन किया था, तो उस वक्त बताते हैं बलूचिस्तान और केपीके में इन्होंने लगभग 1.5 लाख लोग अपने लगाए थे। आज की खबर यह है कि अब इस प्रॉपर आर्टिकल आया हुआ है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान की सेना में ये बात चल रही है कि हम 2 मोर्चे नहीं संभाल सकते इस वक्त, बलूचिस्तान केपीके और इधर इंडिया एलओसी, ये दोनों, ये हम भी नहीं संभाल सकते। और हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि हम ये मैन कर पाए। सर स्ट्रेंथ की नहीं, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास डीजल नहीं है, वो सप्लाई चेन्स नहीं है उनकी। बलोचों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं, और कोई बलोच भाई सुन रहा हो तो आपको पता ही है। फिर आप कहोगे कि मेरा नाम लेते हैं, पेट्रोल हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी ब्रिगेड है, ब्रिगेड को पानी भी चाहिए, ब्रिगेड को खाना भी चाहिए, असला बारूद भी चाहिए, जो उनके लोग जो चोटिल हुए उनको पीछे भी लाना है, फ्रेश लोगों को आना है। ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई है, कहीं से आ रहा है 20-50-100 किलोमीटर पीछे से, बिल्कुल। बस बलोच कुछ नहीं करेंगे, इन लाइंस को काटते रहेंगे, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, लाइंस ऑफ सप्लाई, बस आपको यही करना है। तो वो अंदर घुस ही नहीं सकती, मतलब फौज उनकी, मतलब डीप नहीं जा सकती, फौज घुस के आइसोलेट हो गई। हाँ, घेर के मारेंगे। हाँ, आपको तो अगर ऐसी बात है सर, तो फिर तो दे आर एज गुड एज इंडिपेंडेंट। देखिए मतलब तो यही हुआ, मैंने उसी की लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, सर वो अभी डी फैक्टो डी जूरे बनाना चाहते हैं उसको। और आजकल मीम चल रहे हैं कि मान लीजिए जो है भारत जैसे ऑपरेशन ब्रेस्ट अटैक हुआ था, उस तरह से अपनी फौजें सीमा पर खड़ी कर दे, तो पाकिस्तान की फौज के पास डीजल नहीं है कि वो अपनी फौज जो है सीमा तक भेज सके। तो पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। वो विदेशी मदद पर चल रहा है। जब तक अमेरिका के लिए यूटिलिटी है पाकिस्तान की, तब तक पाकिस्तान सर उसके पास सेठ बहुत हैं सर, उन्होंने पहले भी बात की, चाइना बैठा है पीछे, सऊदी अरब है, चाइना की हालत देखिए ना, ग्वादर कितने अरमानों से आए थे ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए, क्या हालत है, वो तो खाप सीपीईसी का क्या हाल है। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट जिस तरह से डूब रहा है पाकिस्तान के चक्कर में, कितने दिन तक करेगा? ग्वादर के बिना तो सीपैक बर्बाद है ना। देखिए सीपैक बर्बाद है, ग्वादर भी बर्बाद है, ये आप लिखवा के ले लीजिए, किसी से भी लिखवा लीजिए। मेजर गौरव आ रहे हैं मेरे ख्याल से कई सालों से, बलूच ग्वादर तो कभी नहीं चलने देंगे पोर्ट। वो बिना उनके बैठ गए, बिना उनके बैठ गए। आज की तारीख में बैठा है वहां पे, एक फ्लाइट लैंड हुई थी जिस दिन फीता कटा था, उसके बाद एयरपोर्ट पे, मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद फ्लाइट नहीं आई, आज तक कोई फ्लाइट नहीं आई। वो ऐसे सूना एयरपोर्ट है, उसको सवेरे लाइट बंद कर देते हैं, रात को थोड़ी देर खोल के खत्म। अच्छा, बिजली के लिए वो निर्भर है ईरान पर, पानी है नहीं। हाँ सर, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लड़ाई जो है हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। मैंने पाकिस्तानी सेना को फुकरे क्यों कहा? जीप में डीजल नहीं, खाने को खाना नहीं, वर्दियां खराब हुई जा रही हैं, उनके रिप्लेस करने के लिए पैसा नहीं, बड़ा खाना मेरे ख्याल से शायद बनना बंदी हो गया हो, ईद वीद मना ले, वही खुशी की बात है उनके लिए। लेकिन मैं इतना बड़ा डेफिनेटली कह सकता हूं कि उनके आर्मी का मोराल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उनकी जो कंडीशन है ना, जब आसिम मुनीर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ा बलूच लोगों के इस पूरे के पूरे हमले के बाद, तो आप सोच सकते हैं जब आपका आर्मी चीफ एक्सक्यूजेस देने लगे, तब आप सोच लेंगे कि आपकी आर्मी की सिचुएशन क्या है। यही एक्सक्यूज दे रहे थे ना आसिम मुनीर की बलूचिस्तान पे हमला। बाकी सब छोड़ दीजिए, हमारे अभिनंदन को छुड़ाने के लिए जो हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन था पाकिस्तान के अंदर, उनकी नेशनल असेंबली में जो बातें कही गई, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी हालत क्या है। सर 1 जनवरी से, एक आपको डेटा देता हूं, हालत सोचिएगा देश की पाकिस्तान की क्या है। 1 जनवरी इस 25 से लेकर के 15 मार्च, 3.5 महीने, 3.5 महीने में 1140 लोग मर चुके हैं आतंकवादी हमलों में। दैट कम्स अराउंड टू 350 लोग हर महीना। 350 लोग हर महीने मर रहे हो अगर बॉम्ब ब्लास्ट में और ऐसे हमलों के अंदर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए किसकी रेट चलती है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। Who is ruling? और इनको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी। आप प्रायोरिटीज देखिए,
उसमें भी घाटा हो गया। प्रायोरिटीज देखिए देश की, वो कह रहा है कि वहां पे मर कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाहौर में होनी चाहिए बढ़िया सी। प्रायोरिटीज हैं उस देश की। इस वक्त मतलब इंचार्ज कौन है? आसिम मुनीर आज हर समय आर्मी चीफ ही इंचार्ज रहा है पाकिस्तान में। जिन्ना की डेथ के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रही है, और आपका जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के फेंका है डस्टबिन में, दूसरा अपने मन का बनाया है। और यही चीज़ है बस पाकिस्तान में, आर्मी की चलती है हर चीज़ में। आर्मी जब लोग बिल नहीं देते तो ये रेंजर्स इज ऑफिसर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, जो रेंजर्स हैं इनका, उनमें ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी के डेपुटेशन में जाते हैं। ये कराची में उतारते हैं उनको कि लोगों से बिल दे दो, पैसे का बिल नहीं तो वो जाके थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं, पैसा वैसा लेकर आते हैं। इनका ये अलग लेवल पे चल रहा है। बट एज फार एज पर्सनल फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, पर्सनल फाइनेंशियल्स, फौजी फाउंडेशन $100 अरब से बड़ा खेल में। फौजी फाउंडेशन, हाँ साहब, फौजी फाउंड बच्चों के डायपर से लेकर रियल एस्टेट की डील से लेकर खाद बनाना, स्टील बनाना, तेल को वो करना, रिफाइन करना, ईद में गोश्त बेचना जानवरों का, उनकी खाल के कारोबार से लेकर प्लॉट काट के बेचना, एवरीथिंग। आज से कई साल पहले आयशा सिद्दीका हैं, एक ऑथर हैं, जिन्होंने मिलिट्री इंक करके किताब लिखी थी, उसके बाद उनको पाकिस्तान में उनकी एंट्री बंद हो गई। उन्होंने लिखा था, इतने साल पहले बोला $20 अरब का फौजी फाउंडेशन है, कई साल पहले। आज की तारीख में नियरली $100 बिलियन की ये लोग पकड़ रखते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये सारे बड़े अफसर मिलियनेयर्स हैं इनके। सर 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान के अंदर, हु हैव डुअल नेशनैलिटी। अच्छा जी, अब आप समझ लीजिए इनको कितना फेथ है अपने देश में, इनकी डुअल नेशनैलिटी है। और ये क्या करते हैं कि जब तक ना, दीपक जी ने यही तो, ही वाज सेइंग द सेम थिंग एक्चुअली जो मैं कह रहा हूं, कि ये लोग क्या करते हैं, जब तक ये सर्विस में है इनका काम है लूटना, खूब लूट खसोट मचाओ, सब कुछ ले लो, जितना बेच सकते हो मुल्क को बेचो। जिस दिन रिटायर हो गए लंदन, क्योंकि लंदन में आपका घर बना हुआ है, आपके बच्चे सेटल्ड हैं और आपके पास पासपोर्ट है। 22,000, दिस इज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में छपा है साहब। क्या बात, कैन यू इमेजिन? 22,000 यानी कि सिर्फ टॉप वाले 22,000 टॉप थोड़ा ना ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नीचे वाले भी हैं, क्लर्क भी खा रहा है, उसके पास भी दुबई में एक फ्लैट है। ये एक मैसिव स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में। 22,000, इसमें फौजी काउंटेड नहीं है बाय द वे। वो इस मामले में भारत से अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे ना, हमारे यहाँ का जनरल हो, चाहे IAS अफसर हो, चाहे IFS अफसर हो, रिटायरमेंट के बाद नॉर्थ का होता है तो ज्यादा मोहाली चंडीगढ़ में एक छोटा सा प्लॉट उसके पास होता है या एक फ्लैट बना लेता है। और यहाँ इधर NCR की तरफ आओगे आप, दिल्ली NCR की तरफ, तो ग्रेटर नोएडा में जाकर के रहते हैं ज्यादातर लोग। नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, गुड़गांव, फ्लैट्स में रहते हैं। किसी के पास मान लो ज्यादा होगा तो एक प्लॉट पर उसने एक मकान बना लेगा। आर्मी चीफ फ्लैट में रहते हैं, आर्मी चीफ फ्लैट। हमारे पुराने यहाँ पे नोएडा के अंदर, आई वेंट टू दी हाउस ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो CDS थे, जब उनकी डेथ हो गई थी उनके बाद मैं गया, और वहां पे कर्नल साहब थे हु वाज लुकिंग आफ्टर दिस थिंग, उन्होंने किराए पे ले रखा था उनकी फैमिली से, ही वाज स्टेइंग देयर। वो बता रहे थे कि जनरल बिपिन रावत के पास वो भी घर जनरल बिपिन रावत के फादर का था, और उन्होंने तब बनाया था जब नोएडा बड़ा सस्ता था। एंड वो 1100-1200 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट था, जिसमें कहते हैं ना कि 3 बेडरूम 2 टॉयलेट टाइप का वो था। एंड दैट वाज द होम, ऑफिशियल होम, वेयर जनरल बिपिन रावत सेड दैट आफ्टर रिटायरमेंट आई विल सेटल इन लिव हियर। नोएडा में घर उनका, गुड़गांव में आपके जनरल नरावने का घर है, हमारे जनरल्स के पास है नहीं। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आप जाइए, एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे 55 5 स्टार जनरल 3 स्टार जनरल रहते हैं, 55 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, इधर आपके बगल में 20 किलोमीटर आगे। सर्विस करी है ना इन लोगों ने, सेवा करी, सर्विस करी है, हाँ, लूटा नहीं है, लूटा नहीं। और इन लोगों ने भी वो जमीन बहुत पहले खरीदी जब ग्रेटर नोएडा ज्यादातर सोसाइटीज बनी हुई है, ज्यादातर पाकिस्तान में भाई के पास आइलैंड है। आइलैंड है, हाँ जी। अशफाक परवेज कियानी जो आर्मी चीफ था, जिसने अमेरिकन को बताया था कि इस घर के अंदर ओसामा बिन लादेन है, तो उसने पैसे वैसे लूट लिए। अशफाक परवेज कियानी का $25 मिलियन था, इसके ऊपर 25 और मिले उसको, ले ला के चला गया उसने, आइलैंड खरीद लिया। हाँ, छोटा सा, उसका ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल आइलैंड। अशफाक परवेज कियानी के पास आइलैंड है सर। और वहाँ वो पश्तून लोग क्या कर रहे हैं सर, कि उनका जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी तो अनरेस्ट रहता है ना वहाँ पे, जहाँ तालिबान मारता है इनको। हाँ, वहाँ पे TTP वाले लगे हुए वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा, दिन रात उनका खेल अलग है। वो अटक एक जगह है, तो वो कहते हैं अटक तक ये ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, ये हमारा इलाका है, अटक तक।
और वो कहते हैं कि बेसिकली क्या है कि उनका एक सिंपल सी एक लाइन है टीटीपी की, कि जो पाकिस्तानी है वो मुसलमान नहीं है, पहली चीज। अच्छा, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो शरिया नाफिज करते, शरिया नाफिज करो। और टीटीपी का जो इंसान को मुसलमान बनाने का तरीका, दैट इज वेरी पेनफुल। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से तुम्हें मुसलमान बनाएंगे, और वो बड़ा एक लंबा घसीटने वाला दर्दनाक किस्सा है। ये जो अटैक हो रहे हैं, दे से दैट वी डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट डज नॉट बिलोंग टू अ ह्यूमन बीइंग। हाउ कैन ह्यूमन लॉज बी पुट अबव अस? ये कौन है इंसान जो कानून, क्योंकि इस्लाम कहता है कि सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। सर बड़ी मतलब इसमें मुझे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अभी आपने क्योंकि इंडिया का भी पहले जिक्र किया, हमारे यहाँ तो 30 राज्यों को एक करना था आज़ादी के वक्त, जो सब अलग अलग भाषा बोलते हैं और एक दूसरे की बात भी नहीं समझते थे, उनको एक कर लिया। हम मजे में रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, कोई कॉमन थ्रेड एज सच नहीं था हमारे यहाँ पे, क्योंकि हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब थे हमारे यहाँ। तो रिलीजन कॉमन ग्राउंड ऐसा भी नहीं था। ठीक, उनके यहाँ सब एक रिलीजन के नहीं, वो थ्योरी ही फेल हो गई ना। कुल मिला के कितनी, पांच भाषाएं। अगर इस्लाम को मानने वाले हैं तो एकता रहेगी। भाई पंजाबी थे, सिंधी थे, पश्तून थे, बलोच थे, बंगाली थे, 6। हाँ, इतने ही थे ना उनके पास। उनको तो इतनों को ही जोड़ के रखना था, और उसमें भी सारे मुसलमान थे। फिर भी क्यों नहीं रख पाई है? वो समस्या वही है कि एक आर्टिफिशियल आपने नैरेटिव खड़ा किया कि अगर इस्लाम के मानने वाले हैं तो एक होंगे। अरे भाई 55 देश क्यों हैं इस्लामी? अगर इस्लाम को मानने वाले एक हैं तो जो ऑटोमन एम्पायर था वो ख़त्म क्यों हुआ? अंग्रेज़ों ने तोड़ तोड़ के मोहल्ले मोहल्ले जैसा जो है देश बना दिया। तो इस्लाम के नाम पर तो आप एक नहीं हो पाए, और इस्लाम के नाम पर आप भारत से अलग हुए कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। चलिए ठीक है, आप नहीं रह सकते, पाकिस्तान ले लिया। फिर बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों जो है वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और अब आप बलूचिस्तान को देख लीजिए। तो जब आप एक गलत धारणा के आधार पर कोई चीज खड़ी करेंगे, मतलब नींव ही अगर कमजोर है तो इमारत तो गिरेगी ही। वही पाकिस्तान में हो रहा है। सर क्या फर्क है उनमें और हम में? हमारे यहाँ क्या, वो हमने क्या अलग किया कि आज हम एक हैं? सबसे बड़ी बात, हम पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं। वो चीज़ों को काटने के हिसाब से चलते हैं, हम चीज़ों को जोड़ने के हिसाब से चलते हैं। ये पर्सपेक्टिव का फ़र्क है, ये नीयत का फ़र्क है। पाकिस्तान की नीयत खराब है, हमारी नीयत बेहतर है। हम बेहतर ढंग से काम करना जानते हैं। हमारा एक सांस्कृतिक चीज़ है, हमारा एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, हमारा एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है। वो कहाँ से निकले? वो हमसे ही तो निकले हैं। अगर कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करेगा और कहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो भारत से जुड़ती है, वो पाकिस्तान से जुड़ती नहीं है। उनका कोई मतलब, जिसको आप कहते हैं ना कि आपकी कोई बुनियाद होती है, आपकी बुनियाद सिर्फ नफरत के आधार पर टिकी है, और यही नफरत का आधार अब पूरे पाकिस्तान में नफरत का आधार बनी है। यही कारण है कि उनके सिंध में भी प्रॉब्लम है, उनके पश्तूनों के साथ भी उनकी प्रॉब्लम है, उनके बलूचों के साथ भी प्रॉब्लम है, और बांग्लादेश तो उनसे अलग हो ही गया। बच्चे पंजाबी वहाँ अटक का नाम भाई साहब ने ले दिया, गौरव जी ने। अटक जो है पाकिस्तान पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से सीधा लगता है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल, भारत के पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ अटक। तो अटक तक अगर केपी के वाले ले गए तो फिर पाकिस्तान में बचा ही क्या? बच्चों को ये भी नहीं बता पाते कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उनको तो ये बताना है कि हम लोग हमेशा से हैं यहाँ पर। अब उनको कौन बता बच्चों को मुसलमान कब आए? सामान्य भाषा में कहें तो उनको अपनी वल्दियत नहीं पता है। बिल्कुल सही। वो अपनी हिस्ट्री नहीं ट्रेस कर सकते। जैसे ही बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, तो वैसे ही भारत आ जाएगा। ये पाकिस्तान का किस्सा था साहब। इनको लव लेटर भेज रहे हैं खालिस्तानी आज के लिए। बेटर तो मैंने कहीं से पूछा क्या हो गया है सर आपको? सर कोई नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि वहाँ पे जो यूके में या कनाडा में जो मंदिरों पे, देखिए दो चीज़ें मैं ये मानता हूँ, सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सिख हमारे भाई हैं, हमें प्यार करें, इज्जत करें उनकी, और खालिस्तानियों को ठोकें। तो जो ठोकने वाला प्रोग्राम था वो मैंने खालिस्तानियों के लिए बनाया था, जो भारत का झंडा जलाते हैं, बस वो थी। मैंने बोला कि आप लोकल माफिया को हायर करें वहाँ पे, आपके पास पैसे हैं। इंडियंस आर फेमस बिकॉज दे आर वेल सेटल्ड एंड दे आर प्रॉस्परस एंड दे हैव मनी। अगर आपके पास पैसा है और आप अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ यू। तो मैंने बोला पैसा वैसा इकट्ठा करिए, आप सिक्योरिटी बढ़ाइए अपने मंदिरों में, और खालिस्तानियों को ट्रैक करवाइए। आप ट्रैक करवाने में क्या, जो भी लोकल आपका जो
भाई टाइप के लोग उनको दे रिक्वायर मनी, यू गिव द मनी बिकॉज यू हैव मनी, इट्स सो दे सेड कि नहीं ये तो मेरा कभी वो इंटेंशन उन्होंने दरअसल इसको ये प्रोपेगेंडा बना दिया, खासकर यूके के अंदर, कि गौरव आर्या ने ये कहा है कि यहाँ पर गुंडों को हायर करो और खालिस्तानियों को मरवाओ। सर मैं एक बात बताऊं आपको, आप देखिए, मैं थोड़ा सा खालिस्तानियों को भी मेरे बारे में समझना चाहिए, ऐसी समझते नहीं है। देखिए मैं फौजी हूं सर, मेरा जो डिफॉल्ट ऑप्शन ही वायलेंस है, मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन पीस नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो शांति है और हम भाई, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक गोली चलाते हैं तो एक आदमी गिरना चाहिए, एक गोली एक दुश्मन कहते हैं सर, हमारे यहाँ कहते हैं एक गोली एक दुश्मन। तो बेसिकली क्या है कि डिफॉल्ट ऑप्शन, देखिए व्हाट यू लव, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं समझता हूं कि व्हाट यू लव यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड विद वायलेंस। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, वो देश हो, अगर आप उसके लिए तलवार नहीं उठा सकते तो फिर वो देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम गाना गाने से नहीं होता। गीता में कहा ही गया है अहिंसा परमो धर्म। तो आप अपने रुख पर धर्म हिंसा तदैव च, रुख पर आप आपने जो कहा, यू स्टैंड बाय इट। सर हिंसा तो है ही अच्छी चीज, सर हम लोगों ने बदनाम कर रखा है, हिंसा तो है ही बढ़िया चीज, हिंसा होनी चाहिए। ये इतने कलेश क्यों है हमारे देश में? क्योंकि हिंसा नहीं है। गांधी जी का खिलाया हुआ जो चूरन है ना, को हमने एक तरह से अपमान 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था, अगर उसकी गाथा लिखी गई होती तो देश की स्थिति कुछ और होती। आपके सर सारे भगवानों के हाथ में तो हथियार हैं, नहीं कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसके हाथ में हथियार नहीं, भरचा डाल, कोई बात हो गई ना, मतलब भारत के दुश्मन के मन में डर होना चाहिए। बट सनातन ये कहता है कि जहां शस्त्र काम ना करे वहां शास्त्र को, जहां शास्त्र काम ना करे वहां शस्त्र को काम करना चाहिए। इतना ही भर कहा आपने, खाऊं आपको बदनाम इतना बोला आदमी। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आप स्टूडियो में आए हमारे, आज समय इतना था, बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। सर बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका।